वैक्सीन का हम यहाँ नेक्स्ट पोर्शन कंटिन्यू करते हैं, दैट इज द वायरल वैक्सीन। फर्स्ट टॉपिक के अंदर जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने बैक्टीरियल वैक्सीन के अंदर हमने 5 वैक्सीन डिस्कस की थी। उसके बाद है यहाँ वायरल वैक्सीन। बैक्टीरियल वैक्सीन का एक जनरल सा मैंने आपको कॉमन मेथड बता दिया था कि किस तरह से हम बैक्टीरिया को एक पर्टिकुलर वैक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए हम पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्ट्रेन सेलेक्ट करते हैं, उसे एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर न्यूट्रिएंट और कल्चर मीडिया में ग्रो करते हैं, and then we will separate it under the sterile condition after the incubation for 1 to 2 weeks. उसके बाद then we will check its pathogenicity and then after the in vitro and in vivo testing, these are the hermetically sealed and go for the marketing purpose। तो जैसे वही सेम चीज है जैसे बैक्टीरियल वैक्सीन हैं ऐसे वायरल वैक्सीन है, लेकिन एक चीज मैं आपको इसमें क्लियर करूंगी कि जो बैक्टीरियल वैक्सीन होती हैं दीज वैसे तो वैक्सीन सारी ही बड़ी कॉस्टली नहीं, आप ये कह सकते कि उनको प्रिपेयर करना एक टफ जॉब है, लेकिन बैक्टीरियल वैक्सीन के कंपैरिजन में अगर हम वायरल वैक्सीन को कंपेयर करें तो वायरल जो वैक्सीन होती हैं दीज आर द कंपैरेटिवली मोर टफ टू प्रिपेयर एज कंपेयर टू द बैक्टीरियल वैक्सीन। क्योंकि अब देखो जैसे जो कोरोना वैक्सीन को भी आने में इतना टाइम लगा है ना, वो भी इसलिए क्योंकि हमने सुना होगा कोरोना वायरस, क्योंकि जो इसको फैलाने वाला है वो एक वायरस है। वायरस की जो एक मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो वायरस है वो एक म्यूटेशन शो कर देता है। म्यूटेशन समझ रहे हो कि वायरस होता है कि ये अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है। जैसे जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं वैसे वैसे वायरस अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर में थोड़े थोड़े चेंजेस कर लेता है, क्योंकि ये मोस्टली जो वायरस होते हैं वो मोस्टली आरएनए टाइप होते हैं। जो इनका जेनेटिक मटेरियल है ना वो आरएनए है। जैसे आपने जेनेटिक मटेरियल 2 पढ़े होंगे, डीएनए आरएनए, मैंने आपको ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के टॉपिक में पढ़ाए भी थे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो आरएनए वायरल डिजीज होती हैं वो आरएनए जो वायरस है वो जल्दी जल्दी से खत्म नहीं होती, क्योंकि आरएनए वायरस होते हैं वो उनके अंदर म्यूटेशन के चांसेस बहुत होते हैं। जैसे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो अपने आप को म्यूटेट करते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करते रहते हैं। जो हम सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस की फर्स्ट स्ट्रेन आ गई है, कोरोना वायरस की सेकंड स्ट्रेन आ गई है, या इसकी जो थर्ड स्ट्रेन आने वाली है, वो स्ट्रेन का क्या मतलब है? स्ट्रेन का क्या मतलब ये है कि जो ये वायरस है वो जैसे जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं तो ये अपने अंदर कुछ ना कुछ म्यूटेशंस कॉज कर लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसी डिजीज का ट्रीटमेंट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आपने सपोज एक पर्टिकुलर जैसे सपोज स्ट्रेन 1 थी, स्ट्रेन 1 के लिए आपने वैक्सीन डेवलप की आपने तो उस टाइप के स्ट्रेन के वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप की थी, उसी से वैक्सीन डेवलप की, लेकिन अब वायरस ने अपने आप को म्यूटेट कर लिया। तो आपने बहुत सारे चांसेस हमने देखे भी होंगे, हमारे आसपास हम लोगों ने भी देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं कि इवन जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी, 2 डोजेस लग चुकी थी, उनको भी दोबारा से कोरोना वायरस ने अटैक कर दिया। उसका रीजन क्या रहा है? क्योंकि जो अब सेकेंड स्ट्रेन या थर्ड स्ट्रेन जिसको हम बोल रहे हैं कोरोना वायरस की, उसमें वायरस ने अपने आप को म्यूटेट कर दिया है। जो वैक्सीन बनी थी, वैक्सीन के टाइम पे जो वायरस यूज हुआ, जो स्ट्रेन यूज हुई, हो सकता है कि वो स्ट्रेन डिफरेंट हो जो आज के स्ट्रेन से। इसी वजह से क्या हुआ कि जो हमारी इम्यूनिटी जो बूस्टअप होनी चाहिए थी उस पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए तो हुई नहीं, जिससे वो हमारी वो बॉडी को दोबारा से इफेक्ट कर रहा है। चलो अब इसमें हम कुछ डिस्कस करते हैं। अब जो वायरल वैक्सीन होती है ना, उनको वायरल वैक्सीन को प्रिपेयर करने का भी थोड़ा सा मेथड कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू द बैक्टीरियल वैक्सीन। थोड़ा सा नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए जो कंपैरेटिवली वायरल वैक्सीन होती हैं वो अनइकोनॉमिकल, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा कॉस्टली भी हैं एज कंपेयर टू द बैक्टीरियल वैक्सीन। जैसे आपने देखा होगा जो डीपीटी है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस या टेटनस की जो वैक्सीन हैं, या जो बीसीजी वैक्सीन हैं, ये जैसे हॉस्पिटल में न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी लगा दी जाती हैं। लेकिन जो रूटीन में जो वायरस की वैक्सीन हैं, जैसे या पोलियो वैक्सीन एक आप कह सकते हो कि जो ओरल पोलियो डोज है वो फ्री में बच्चों को पिलाई भी जाती हैं, लेकिन मोस्टली जो वायरल वैक्सीन की कॉस्ट है कंपैरेटिवली बैक्टीरियल वैक्सीन से ज्यादा होती है। उसका रीजन हम बताएंगे जब हम इसका मेथड ऑफ
प्रिपरेशन पढ़ेंगे ना डिटेल में, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि उसका क्या रीजन हो सकता है। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रेन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स क्या है? स्मॉल पॉक्स दैट इज द लिविंग वैक्सीनिया वायरस। इट इज एटेन्यूएटेड है, एटेन्यूएटेड फॉर्म मतलब एटेन्यूएटेड, और इसको हम लिविंग भी बोल देते हैं, एटेन्यूएटेड, और द लाइव फॉर्म बोल देते हैं ऑफ वैक्सीनिया वायरस, ऑफ द स्ट्रेन वैक्सीनिया वायरस, वैक्सीनिया वायरस। और किसके ट्रीटमेंट नहीं बोलेंगे, सॉरी, किसके लिए प्रोफाइलैक्टिकली यूज होगी? स्मॉल पॉक्स के लिए। वैसे तो स्मॉल पॉक्स अब पूरी तरह से इरेडिकेट हो ही चुका है, स्मॉल पॉक्स के इरेडिकेशन के लिए यूज होती है। पोलियोमाइलिटिस जो वैक्सीन है, पोलियोमाइलिटिस वैक्सीन के 3 स्ट्रेन्स हैं, पोलियोमाइलिटिस ए, पोलियोमाइलिटिस बी, पोलियोमाइलिटिस सी। ये अलग-अलग 3 स्ट्रेन्स हैं पोलियोमाइलिटिस वैक्सीन की। इसकी जो पोलियोमाइलिटिस वैक्सीन है, इसकी ओरल पोलियो डोज अवेलेबल है, ओरल पोलियो डोज भी अवेलेबल है। सिर्फ एक पोलियो वैक्सीन ही ऐसी है जो इसका मतलब पोलियोमाइलिटिस वायरस से वायरस, पोलियोमाइलिटिस ए, पोलियोमाइलिटिस बी और पोलियोमाइलिटिस सी, 3 तरह के जो वायरस की स्ट्रेन है जिसको यूज करके इसकी किल्ड एटेन्यूएटेड फॉर्म भी अवेलेबल है, मतलब कि हाफ किल्ड और कंप्लीटली किल्ड फॉर्म भी अवेलेबल है। और यही एक ऐसी वैक्सीन है जो ओरल फॉर्म में अवेलेबल है, जिसकी डोज पिलाई जाती है 2 ड्रॉप्स जो है इसकी ओरल पोलियो की। बाकी सारी की सारी जो वैक्सीन है वो इंजेक्ट की जाती हैं। पोलियो भी एक तरह से हमारी कंट्री में अब ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड है। 2011 के बाद मेरे ख्याल से पोलियो का कोई भी केस फाइंड आउट नहीं किया गया। उसके बाद है मीजल्स वैक्सीन। मीजल वैक्सीन के लिए इसकी जो स्ट्रेन यूज होती है दैट इज द किल्ड एंड एटेन्यूएटेड स्ट्रेन ऑफ, किल्ड और एटेन्यूएटेड स्ट्रेन ऑफ मीजल वायरस, किल्ड और एटेन्यूएटेड स्ट्रेन ऑफ मीजल्स, मीजल के स्पेलिंग गलत है, किल्ड और एटेन्यूएटेड स्ट्रेन ऑफ मीजल वायरस। ये चीज आपको जरूर पता होना चाहिए कि ये एटेन्यूएटेड है या ये लाइव है या ये किल्ड स्ट्रेन है या मीजल वायरस है। इस तरह से येलो फीवर वैक्सीन है जो, इट इज द फॉर द यूज्ड बाय द 17D स्ट्रेन ऑफ येलो वायरस, येलो फीवर वायरस। नाम इसके इजी है कंपैरेटिवली। रेबीज है, इट इज द किल्ड फॉर्म ऑफ रेबीज वायरस, जिसको हम बोलते हैं। रेबीज किससे फैलता है? बहुत कॉमन डिजीज है, जो भी मतलब एनिमल बाइटिंग से, जैसे जो डॉग है या जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, अगर कोई बाइट कर जाते हैं तो उनका जो सलाइवा है, सलाइवा के थ्रू जो है ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। उसके बाद जो हमारा CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके ऊपर अटैक कर जाते हैं। इसलिए जो रेबीज है जिसमें मतलब पानी से डर लगना, हाइड्रोफोबिया या बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो रेबीज कॉज कर देते हैं। इसके बाद है इन्फ्लुएंजा, दैट इज द स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। ये इकट्ठे नहीं है, मैंने इसको वैसे ही लिख दिया। दिस इज द 7th नंबर एंड दिस इज द 8th नंबर। इन्फ्लुएंजा वायरस strain, by using the strain of influenza virus, by using the strain of paramyxovirus, mumps है तो paramyxovirus, and rubella, that is the strain of rubella virus. मम्स आई थिंक जिसको हिंदी में गलघोटू भी बोलते हैं, ये भी किल्ड स्ट्रेन है। और ये जो रुबेला, पैरामिक्सा और ये जो वायरस हैं, इन सब की भी ये सारी की सारी किल्ड स्ट्रेन्स हैं। ठीक है, तो आपको ये इनकी स्ट्रेन्स पता होने चाहिए। तो आपको पता ही है कि अब जो इन्फ्लुएंजा है वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, तो ऑब्वियसली वो इन्फ्लुएंजा की प्रोफाइलैक्टिक के लिए यूज होगी। रेबीज वैक्सीन है तो वो रेबीज के प्रोफाइलैक्टिक के लिए यूज होगी। इसको रेबीज वायरस या रेबिडो वायरस भी बोलते हैं, रेबिडो वायरस।
दूसरा नाम है इसका। इनकी जो बैक्टीरियल वैक्सीन थी, बैक्टीरियल वैक्सीन के केस में तो स्टोरेज कंडीशन मैंने आपको थोड़ी सी डिफरेंट सबकी कॉमन बताई थी जनरल से कि 2 to 8 डिग्री सेल्सियस तक, और फ्रीज ड्रायर इनको करते हैं लायोफिलाइजेशन यानी स्टरलाइजेशन करते इनकी भी लायोफिलाइजेशन है या फ्रीज ड्राइंग मेथड से स्टरलाइजेशन है, लेकिन इनकी जो स्टोरेज कंडीशन है वो कुछ डिफरेंट है। स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं, इट इज फॉर द 1 वीक। और दूसरी इसकी कंडीशन है, अगर इसको -10 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर सकते हैं अबाउट फॉर द 1 आवर। क्लियर है? 2 to 8 डिग्री सेल्सियस फॉर द 1 वीक और -10 डिग्री सेल्सियस के लिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं अबाउट द 1 आवर। इसको हम स्टोर करते हैं, पोलियो जो माइलेटेज वैक्सीन है इसको हम स्टोर करते हैं -20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम जनरली इसको स्टोर करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको 6 मंथ्स के लिए स्टोर कर सकते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे 6 मंथ्स के लिए स्टोर कर सकते हैं एंड 4 डिग्री सेल्सियस पे पर हम इसको 3 मंथ्स के लिए स्टोर कर सकते हैं। फॉर 3 मंथ्स के लिए स्टोर कर सकते हैं। थोड़ा सा सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो गया। दिस इज द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, दिस इज द पोलियो वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन। जो मीजल वैक्सीन है, मीजल वैक्सीन तो वही 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टोर की जाती है। इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, रूबेला वायरस ये भी 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टोर की जाती है। बाकी इन सभी वैक्सीन के लिए ऐसे कोई पर्टिकुलर कंडीशंस नहीं है कि किसके ऊपर इनको स्टोर किया जाता है। इसमें 2 ही वैक्सीन के लिए पर्टिकुलर कंडीशंस थी, दैट इज द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस और -10 डिग्री सेल्सियस फॉर द 1 ईयर, और इसके लिए अलग से कंडीशन है पोलियो माइलाइटिस वैक्सीन। अब हम बात करते हैं कि ये वैक्सीन एक्चुअली प्रिपेयर की कैसे जाती हैं। एक सबसे जो लास्ट जो एक है, इसमें 3rd टाइप की वैक्सीन हमने पढ़ी थी, दैट इज द रेक्टेशियल वैक्सीन। जिस तरह से बैक्टीरिया, वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसी तरह से रेक्टेशिया भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जिसमें टाइफस फीवर है, TYPHUS टाइफस फीवर है। ये जो टाइफस फीवर है ये पैंडेमिक की तरह फैलता है, जब फैलता है तो मतलब तो ये जो इसके लिए जो वैक्सीन प्रिपेयर की गई है दैट वाज द टाइफस वैक्सीन एंड बाय द killed form of typhus rickettsia, or it is also stored at the 2 to 8 degree Celsius. टाइफस रेक्टेशिया टाइफस फीवर के लिए 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टोर किया जाता है। इट इज ऑल्सो स्टोर्ड एट द 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। रेक्टेशियल वैक्सीन के अंदर अभी यही वैक्सीन है। अब इसके अंदर जो प्रिपरेशन मेथड है वैक्सीन के अंदर, देखो अलग अलग से तो सबका प्रिपरेशन मेथड करना बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा मैं इसको अलग अलग कर देती हूँ, आपको समझने में इजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो प्रिपरेशन मेथड तो अगर हम करेंगे तो सभी वैक्सीन का प्रिपरेशन मेथड ना तो आपको लर्न रहेगा और उसको लर्न करना भी मुश्किल है। इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पीछे कुछ क्वेश्चन पेपर्स हमने देखे हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर्स में जो सबसे कॉमन जो पूछे जाते हैं मतलब स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि हाउ यू विल प्रिपेयर द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ठीक है, जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को प्रिपेयर करने का क्या मेथड है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन देखो, अब ये तो मेरे ख्याल से मैं सारा रब कर दूं कि स्मॉल पॉक्स, इसको जैसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, पोलियोमाइलिटिस, मीजल वैक्सीन, येलो फीवर, रेबिस, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, रूबेला और रेक्टेशियल के अंदर टाइफस फीवर। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम इसमें सिर्फ एक स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की ही प्रिपरेशन करेंगे कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन प्रिपेयर होती कैसे है, क्योंकि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के ऊपर कंप्लीट क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ यू विल प्रिपेयर द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन।
स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। मैंने आपको देखो पहले भी बताया कि जो वायरल वैक्सीन होती है ना, वायरल वैक्सीन को प्रिपेयर करने का मेथड बैक्टीरियल वैक्सीन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा लेंथीएस्ट एंड अनइकोनॉमिकल प्रोसेस है। जब भी हम कोई वायरल वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं, जैसे बैक्टीरियल वैक्सीन में तो हमने क्या देखा कि उसमें तो हम सिर्फ बैक्टीरियाज की पर्टिकुलर स्ट्रेन को एसेप्टिक एरिया के अंदर माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट या कल्चर मीडिया प्रोवाइड करके ग्रो करते हैं और उनको सेपरेट आउट करके जो भी उनकी पैथोजेनिसिटी या प्रॉपर्टीज मेंटेन करते हैं। लेकिन जो ये वायरल वैक्सीन होती हैं, सबसे पहले तो वायरल वैक्सीन जो है ये एनिमल्स से ही तैयार की जाती हैं। एनिमल्स के इसके अंदर सैक्रिफाई किया जाता है, एनिमल्स को मारा जाता है, किल किया जाता है। अब जैसे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है, उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी विल सेलेक्ट द हेल्दी एनिमल। फर्स्ट वी विल सेलेक्ट द हेल्दी एनिमल। एक की आपको प्रोसेस समझाऊंगी तो आपको सबके समझ में आ जाएगी। फर्स्ट वी विल सेलेक्ट द हेल्दी एनिमल। अब इसके अंदर जो हेल्दी एनिमल है वो सेलेक्ट किया जाता है जनरली शीप्स या काव्स, शीप या काव्स। इसमें हेल्दी एनिमल इसलिए सिलेक्ट किया जाता है ताकि उसको किसी और टाइप के डिजीज ना हो, क्योंकि और टाइप की डिजीज होगी तो उससे क्या होगा कि जो आपकी वैक्सीन है, जो पर्टिकुलर जो आप स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाना चाहते हो, तो उससे उसकी पैथोजेनिसिटी भी अफेक्ट होगी। हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में एक हेल्दी एनिमल सिलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी की सभी वैक्सीन के लिए हमने शीप सिलेक्ट कर लिया या काव सिलेक्ट कर दिया, वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर वैक्सीन के लिए। जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है उसके लिए हॉर्स सिलेक्ट किया जाता है, या जो पोलियो वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन जो है मंकी की किडनी से सेपरेट की जाती है, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग एनिमल्स हैं। जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के लिए जो हेल्दी शीप या काफ इसको लेते हैं एंड फर्स्ट कीप इट क्वारंटाइन फॉर द 14 डेज। 14 डेज तक उसको अलग से क्वारंटाइन रखा जाता है, ये ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या वो हेल्दी कंडीशन में है, क्या उसे किसी और तरह की कोई डिजीज तो नहीं है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप जो है प्रिपेयर द एनिमल। प्रिपेयर द एनिमल। अब एनिमल को प्रिपेयर करने का क्या मतलब है, अब प्रिपेयर का मतलब है कि एनिमल को पूरा, जैसे पहले तो ये जो सारी प्रोसेस कैरी ऑन होगी, ये सारी की सारी वैक्सीन बनाने की प्रोसेस आप फर्स्ट टू लास्ट स्टेप इवन विद द ऑब्जर्वर, इवन विद द जो भी प्रिपरेटर, जो भी इसको प्रिपेयर कर रहा है, दैट शुड बी इन द एसेप्टिक रूम। ही हिमसेल्फ मस्ट आल्सो बी द हाइजीनिक होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो एनिमल है, एनिमल का जो स्किन है, जैसे शीप के केस में है तो उसके शीप के हमें पूरे बॉडी के ऊपर उसको हाइजीन करना है, उसको डिसइंफेक्टेंट यूज करना है ताकि वहां पर किसी भी तरह के कोई बैक्टीरियाज या किसी भी तरह के कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो। उसके बाद प्रिपेयर करने के बाद क्या करेंगे एनिमल्स को, देन वी विल स्क्रैच द एरिया। Then we will scratch the area. एरिया स्क्रैच करने का क्या मतलब है कि जैसे मान लो शीप है, जो शीप की अगर सपोज आपने यहाँ शीप की, दिस इज द शीप का जो ये एरिया जहाँ पे आपने इनोकुलेट करना है, इस एरिया को आप शार्प नाइफ, शार्प ब्लेड से स्क्रैच करेंगे, उसके स्किन को स्क्रैच करेंगे। अब इमेजिन करके देखो कि एक शीप की स्किन को आपने, ना तो आप उसको कोई ये दे रहे हो कि कोई आप कहें कि उसको एनेस्थीसिया दे रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ इफेक्ट करे, तो आप उसको स्किन को स्क्रैच, एक छोटा सा अगर हमारी स्किन के ऊपर कट लगता है तो हर्ट्स पेनफुल, तो यहाँ हम शीप को या काफ को पूरा स्क्रैच करते हैं, उसके स्किन को स्क्रैच करने के बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ वन, पहले तो मतलब स्क्रैच करने से क्या, पहले क्या करेंगे, वी विल शेव द एरिया, कि उसके स्किन के ऊपर जो हेयर्स हैं उन सभी हेयर्स को रिमूव करेंगे। देन वी विल स्क्रैच द एरिया। स्क्रैच करने के बाद इनोकुलेट दैट एरिया।
स्मॉल पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स का वायरस कौन सा था? विसिनिया वायरस। ठीक है, आपने विसिनिया वायरस की स्ट्रेन सेलेक्ट की इसमें, विसिनिया वायरस। विसिनिया वायरस की जो हम उसको बोलते हैं वायरस सीड्स, ठीक है, उसको इनोकुलेट किया हमने, वायरस के जो सीड्स है यहाँ इनोकुलेट किए हमने, कुल मिला के उसकी स्क्रैच्ड स्किन के अंदर वायरस इनोकुलेट कर दिया, वायरस डाल दिया। इनोकुलेट करने के बाद हमने क्या किया? इंक्यूबेट इट फॉर 14 डेज। इंक्यूबेट इट फॉर द 14 डेज। इंक्यूबेट का क्या मतलब होता है कि उसको ग्रो करने का टाइम दिया, कि वो वायरस उस शेप के अंदर पूरी तरह से उसके स्किन के अंदर पूरी तरह से ग्रो कर जाए। आखिर हम वैक्सीन बना रहे हैं, तो वैक्सीन बनाने के लिए जब हमने एक एनिमल को यूज कर ही लिया, पता है कि उस एनिमल की तो डेथ निश्चित है, तो उसको प्रॉपर टाइम दिया जाता है कि उसमें सफिशिएंट अमाउंट में वो वायरस वहां पे ग्रो करे, इंक्यूबेट हो जाए। इंक्यूबेट मतलब उसको ग्रेट, जैसे एक सीड को ग्रो करने का टाइम चाहिए, ऐसे वायरस को भी सारी पर्टिकुलर कंडीशंस दी जाती हैं। हेल्दी कंडीशंस के अंदर, एसेप्टिक कंडीशन के अंदर उसको इंक्यूबेट किया जाता है। ये जो इंक्यूबेशन का पीरियड है या जो इनोकुलेशन का पीरियड है वो वैक्सीन टू वैक्सीन, प्रिपरेशन टू प्रिपरेशन वेरी करता है। उसको इंक्यूबेट करने के बाद हम क्या करते हैं? देन सैक्रिफाइस द एनिमल। अब उस एनिमल को सैक्रिफाइस किया जाता है। देन सैक्रिफाइस द एनिमल, कुल मिला के उस एनिमल को आपने किल कर दिया। सैक्रिफाइस करने के बाद आपने उसके जो स्किन है, उसके स्किन से वो जो सारा वायरस है, मतलब वो आपने स्क्रैच किया या उसको रिमूव किया। रिमूव करने के बाद उसको किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर या पर्टिकुलर केमिकल के अंदर ऐड किया जाता है, जैसे सपोज फॉर्मेल्डिहाइड या कोई भी, जिससे आपके वायरस की जो है पैथोजेनिसिटी मेंटेन हो। क्योंकि आखिर जो इंसान उसको हैंडल कर रहा है, जो उसको बना रहा है, उसको भी तो आखिर सेम डिजीज होने के चांसेस हैं, तो उसे भी पूरी प्रिकॉशंस लेनी होंगी। दूसरा फिर हम क्या करेंगे? उसकी पैथोजेनिसिटी मेंटेन करेंगे वायरस की। और जो वो हमने सैक्रिफाइस किया एनिमल, उस एनिमल का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम इसलिए किया जाता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि कहीं इस एनिमल को कोई और डिजीज तो नहीं थी। क्योंकि अब देखो, स्मॉल पॉक्स वायरस तो हमने उसको दे ही दिया, उसकी किस्मत में था उसको स्मॉल पॉक्स होके ही मरना था, ठीक है, कि अब स्मॉल पॉक्स तो उसको डिजीज होगी ही होगी, क्योंकि जब ये वायरस ही उसके अंदर फैल गया है। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद हमने ये देखना है कि स्मॉल पॉक्स के अलावा क्या उस एनिमल को कोई और डिजीज तो नहीं थी। अगर वो कोई और डिजीज थी तो फिर तो इसका मतलब कि उसके माइक्रोब भी आपकी प्रिपरेशन के अंदर आएंगे, तो इट विल बी द कंटामिनेटेड, तो आप उसे यूज नहीं कर सकते। उसके बाद जो आपने यहाँ से वायरस को सेपरेट आउट किया, उस वायरस की आप पैथोजेनिसिटी मेंटेन करेंगे। पैथोजेनिसिटी जैसे मैंने आपको लिखवाया था कि जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है, इट इज द एटेन्यूएटेड। एटेन्यूएटेड का मतलब हाफ किल्ड, कि इन वायरस को इतना किल, इतना एटेन्यूएट कर दिया जाता है कि जब हम किसी की बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो वहां जाके वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करेगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उससे स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। तो ये है पूरी की पूरी एक प्रोसेस वायरल वैक्सीन बनाने की। अब आप सोचो कि बैक्टीरियल वैक्सीन के कंपैरिजन में वायरल वैक्सीन को बनाना कितना इजी था, तो कंपैरेटिवली ये प्रिपरेशंस भी कॉस्टली होंगी। और एज अ बीइंग अ ह्यूमैनिटी, इसके अंदर जो एनिमल्स यूज किए जाते हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन है उसमें मंकीज की किडनी यूज की जाती है। बहुत सारी वैक्सीन जैसे उसमें हॉर्स इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आई थिंक उसमें जैसे हॉर्स यूज किए जाते हैं। तो पर्टिकुलर, क्योंकि ये जो एनिमल्स का सिलेक्शन है ना, वो भी डिपेंड करता है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि किस एनिमल की, जो मैंने एक लास्ट वर्ड यूज किया था ससेप्टेबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा एनिमल का सिलेक्शन, कि कौन सा एनिमल किसके लिए ससेप्टेबल है। हो सकता है कि अगर मैं इस स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के लिए हॉर्स यूज करती, तो हो सकता है कि हॉर्स की इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती, जितना वायरस उसके अंदर हमें एंड में मिलना चाहिए था, या जो स्मॉल पॉक्स हो सकता है उसके अंदर वो ना होता। शीप और जो काव्स हैं वो स्मॉल पॉक्स के लिए ज्यादा ससेप्टेबल होते होंगे, इसलिए इनको शीप्स और काव्स को
स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के लिए यूज किया जाता है। मोंकी किडनीज या मोंकीज जो है वो पोलियो वैक्सीन के लिए ज्यादा ससेप्टेबल होते होंगे, इसलिए वहां मोंकीज को यूज किया जाता है। तो ये सारी प्रिपरेशन एक तरह से वैक्सीन प्रिपेयर करने की। इसलिए अगर आपके पास जनरली स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के बारे में बताया है। लेकिन अगर आपके पास किसी भी वैक्सीन की प्रिपरेशन का मेथड एग्जाम में आ जाता है तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हर वैक्सीन का, बैक्टीरियल वैक्सीन का तो मैंने आपको जनरल मेथड बता ही दिया। आपको सबसे पहले तो आपने उसमें डिफाइन करना है कि व्हाट इज द वैक्सीन। उसके बाद आपको उसकी पर्टिकुलर स्ट्रेन पता होना चाहिए। जैसे सपोज इन्फ्लुएंजा वैक्सीन पे आ गया तो इन्फ्लुएंजा वायरस से आपको पता होना चाहिए कि वो वायरल वैक्सीन है या बैक्टीरियल वैक्सीन है। तो वायरल है तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई पर्टिकुलर एनिमल यूज होना चाहिए। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि उसमें एनिमल कौन सा यूज किया है। उसके बाद आप ये कॉमन स्टेप्स उसके अंदर यूज कर सकते हैं। और इन्फ्लुएंजा वायरस में आपको स्ट्रेन पता होना चाहिए कि इन्फ्लुएंजा जो वायरस की स्ट्रेन यूज की जाती है। उसके बाद स्टोरेज कंडीशन, इसमें सिर्फ दो में ही मैंने आपको डिफरेंट बताई थी, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन और पोलियो वैक्सीन के अंदर। बाकी मोस्टली सभी वैक्सीन की स्टोरेज कंडीशन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस है। और जो इनकी स्टरलाइजेशन की जाती है वो लायोफिलाइजेशन या फ्रीज ड्राइंग मेथड अंडर द एसेप्टिक टेक्निक से, और इनकी जो प्रिपरेशन है वो भी एसेप्टिक टेक्निक से की जाती है। और फाइनली इनकी इन विट्रो टेस्टिंग और ए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर, वॉलंटियर्स के ऊपर इन वाइवो टेस्टिंग भी होती है। फिर उसके सर्वे के बाद ये जो प्रिपरेशंस हैं आपके मार्केट में आती हैं। तो ये हमारा वैक्सीन का टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया। होपफुली आप लोगों को क्लियर भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर हम टॉक्सोइड्स और जो है एंटीसीरा का टॉपिक कंटिन्यू